जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में मैं लेकर आया हूं पॉलिटी का लेक्चर नंबर 18 और इस लेक्चर नंबर 18 से हम लोग फंडामेंटल राइट को प्रारंभ कर रहे हैं। अपने इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग फंडामेंटल पृष्ठभूमि से लेकर और आज के लेक्चर से संबंधित पीवाई की से लगभग 10 प्रश्नों को भी देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा लेक्चर आपके लिए कॉम्पिटिटिव उससे काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक अपने दोस्तों के बीच में ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए अपने लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। यदि इससे पहले के 17 लेक्चर को आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में इसका लेक्चर अवेलेबल है और आप वहां से जाकर इसे देख सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं अपने लेक्चर को और प्रारंभ करते हैं अपने इस प्रथम फंडामेंटल राइट के टॉपिक से। सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि अधिकार क्या है। सबसे पहले यहाँ हम टॉपिक में क्या समझेंगे, अधिकार समझेंगे, फिर फंडामेंटल राइट्स को समझेंगे, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इसके महत्व को समझेंगे, इसकी विशेषताओं को समझेंगे और फिर हमारे संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं इसको हम लोग समझेंगे। और आखिर में भारत के पृष्ठभूमि में और वैश्विक पृष्ठभूमि में इसका क्या पृष्ठभूमि रहा है, विश्व रूप से कैसे ये लोकतंत्र में सम्मिलित किया गया, क्या लोकतंत्र में शुरुआत दौर से ही था ये, और अंत में हम लोग पीवाई की क्वेश्चंस को देखेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये लेक्चर होने वाला है आपके लिए। तो समझते हैं सबसे पहले अधिकार क्या होता है। सामान्य अर्थों में यदि कहा जाए कि अधिकार मनुष्य के वो तार्किक दावे होते हैं जो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक होते हैं, जिन्हें मनुष्य, समाज और राज्य के द्वारा मान्यता मिली हुई होती है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पे निकलता है कि जो अधिकार होता है वो आपके लिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। अधिकार वैसे होते हैं जो तार्किक होते हैं, जिसके बिना आप जी नहीं सकते हैं, जो आपके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हो। साथ ही साथ ये ऐसे दावे होते हैं जो दूसरे के अधिकार को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहा हो, दूसरे के हित को प्रभावित नहीं कर रहा हो। आपका तो अधिकार हो, लेकिन साथ साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसमें दूसरे का अहित भी नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जो अधिकार है वो मनुष्य, समाज और राज्य के द्वारा इसकी मान्यता मिली हुई होती है। और कैसे होते हैं, वो तार्किक होते हैं। अधिकार तभी संभव है जब व्यक्ति का स्वयं के लिए किया हुआ दावा दूसरों पर भी समान रूप से लागू हो। बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक विशेष भूमिका है। यह इस बात की व्यवस्था भी करता है कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी नहीं करें। तो जो बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक यहाँ पे हो, तो बहुसंख्यक को भी उतना ही अधिकार मिला हुआ है जितना कि अल्पसंख्यक हो। अल्पसंख्यक यहाँ पे किसी भी तरीके से दबाया न जाए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार लिखित रूप में दर्ज होते हैं। अधिकांश जगह ये लिखित रूप में ही है और भारत में जो संविधान है उसमें ये सबसे ज़्यादा विस्तृत रूप में है। और उसका कारण ये है कि व्यक्ति विशेष के द्वारा इसकी अलग अलग व्याख्या की जा सकती है। इसलिए जो आपके मौलिक अधिकार हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी संविधान का एक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, इसका लिखित रूप में और समय के साथ साथ और भी ये क्या होता जा रहा है, विस्तृत होता जा रहा है। आगे देखते हैं मौलिक अधिकार क्या होते हैं। अभी आपने देखा अधिकार क्या होता है, आप समझते हैं मौलिक अधिकार क्या होता है। सामान्यतः संविधान में सम्मिलित तथा राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त किए गए अधिकारों को ही मौलिक अधिकार कहा जाता है। समझिए इसको फिर से। सामान्यतः संविधान में सम्मिलित तथा राज्य द्वारा मान्यता, एक तो संविधान में सम्मिलित होना चाहिए और दूसरा उसको राज्य के द्वारा मान्यता प्रदान करना चाहिए। ये राज्य और संस्था, ये दोनों जब एक साथ बैठती हैं, इस बात को डिसाइड करती हैं कि मौलिक अधिकार क्या क्या होना चाहिए। और जो मौलिक अधिकार है वो बेसिकली राज्य के विपक्ष में होता है। इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिकार मानव के कल्याण, विकास, गरिमा एवं सुरक्षा की गारंटी प्रदान करते हैं। लिखित रूप में होते हैं, ये गारंटी प्रदान करते हैं। इसका हनन होने के एवज में विपक्ष में आप अगले संस्था को रिपोर्ट कर सकते हैं। प्रथम, ये अधिकार बुनियादी मानव अधिकार है। मनुष्य होने के कारण हमें इन अधिकारों के उपयोग का अधिकार है। ये अधिकार संविधान द्वारा प्रदान किए जाते हैं और इसकी सुरक्षा का आश्वासन भी दिया जाता है। इस मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए प्रभावशाली प्रक्रिया के अनुसार इनकी सुरक्षा का आश्वासन स्वयं संविधान द्वारा किया गया है। यदि इन अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो नागरिकों को न्यायालय में जाने का अधिकार भी है। मौलिक अधिकार मूल इसलिए भी हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए अति आवश्यक है। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मौलिक अधिकार क्यों है, क्या है, इसके बारे में यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो मौलिक अधिकार स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि ये राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, तार्किक होता है, हमारे चहुमुखी विकास के लिए अनिवार्य होता है। इसका हनन कोई कर नहीं सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। यदि इसका हनन होता है तो आप न्यायालय के पास जा सकते हैं सीधा ही। आइए समझते हैं संविधान के रूप में इसकी क्या मौलिक अधिकारों की आवश्यकता ही क्यों है। तो एक महान लेखक ने, कई विद्वान महान ने कहा है, कई महान व्यक्तियों ने कहा है कि किसी व्यक्ति का जो स्वतंत्र सोच है वो स्वतंत्र परिवेश में ही जन्म ले सकता है। इसीलिए यदि जब आपका जब विकास हो रहा होता है तो उसके लिए स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी है। उन स्वतंत्रता में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यदि नहीं है आपके पास, तो फिर आपका चहुमुखी विकास नहीं हो सकता है, आप अपने विचारों को नहीं रख सकते हैं। इसीलिए मौलिक अधिकार
का होना अत्यंत ही आवश्यक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता न केवल व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि देश में लोकतंत्र के विकास के लिए ही आवश्यक है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त होता है। लोकतंत्र में इन अधिकारों की एक विशेष एवं महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। तो अधिकार यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यदि यहाँ पे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बहुसंख्यक के द्वारा अल्पसंख्यक का दमन न किया जा रहा हो। इसके अतिरिक्त ये सरकार को नागरिक के विरुद्ध कार्य करने से रोकते हैं। सरकार तो हमेशा चाहेगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा ही चाहेगा कि नागरिक चूंकि जब अधिकार करेंगे तो इसको क्या कर दिया, दबाए किया जाए। इसीलिए यहाँ पे न्यायालय को रखा गया है और इसीलिए इस अधिकार को क्या कहा जाता है, सरकार के विरुद्ध कहा जाता है। इसका उल्लंघन होने पर उपचार सुनिश्चित करते हैं और आपको निश्चित रूप से इसका उपचार मिलेगा। अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार संविधान में लिखित रूप से होते हैं। हमारे देश में भी जो संविधान है वहाँ लिखित रूप से। आइए इसकी विशेषताओं को समझते हैं, क्या क्या होता है। ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप शॉर्ट नोट्स जब बना रहे हो वहाँ इंपॉर्टेंट है कि मौलिक अधिकार की विशेषता क्या है, खासकर हमारे संविधान के रेस्पेक्ट में। इनमें से कुछ सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, जबकि कुछ अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। तो आप इस बात को समझें कि जो हमारे यहाँ अधिकार दिए गए हैं, संविधान में अधिकार दिए गए हैं, वो मुख्य रूप से दो लोगों को लक्ष्य करके दिए गए हैं। एक जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जैसे भारत हमारे यहाँ देश में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए हैं, और दूसरा वैसे लोग हैं जो विदेशों से हमारे यहाँ रह रहे हैं, विदेशों से आकर हमारे यहाँ मतलब प्रवासी लोग हैं। तो उन दोनों के अधिकारों में क्या है, अंतर मिलेगा। अंतर इसलिए मिलेगा, मान लेते हैं कोई विदेशी है, इसको अभिव्यक्ति की आज़ादी दे दी जाए। एक उदाहरण ले लेते हैं, कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आया है, कोई व्यक्ति चीन से आया है, इसको हम लोगों ने अभिव्यक्ति का आज़ादी दे दी है। अब वो प्रेस में, वो मीडिया में भारत के अगेंस्ट में लगातार वो प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर देगा और बोलने के बाद ये कहेगा कि हमें तो संविधान ने अभिव्यक्ति की आज़ादी दे दी है। यही कारण है कि इन सारे चीज़ों से बचने के लिए ही हमारे सरकार मतलब संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो मूल नागरिकों को अलग दिए हैं और विदेशी नागरिकों को अलग दिए हैं। अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये सब लोगों के पास है। तो इसीलिए दो तरह के अधिकार यहाँ पे हैं, एक नागरिकों के लिए और दूसरा क्या है, विदेशियों के लिए। तो विदेशी लोग या कानूनी व्यक्ति जैसे परिषद और कंपनी हो। दूसरा चीज़ है, ये अधिकार असीमित नहीं है, ये वादयोग होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो चाहें जो मन करें, नहीं कर सकते हैं ऐसा। राष्ट्रहित को लेकर एकता अखंडता बाधित नहीं होना चाहिए, राष्ट्रहित बाधित नहीं होना चाहिए। और ये क्या है, वादयोग है। वादयोग कहने का मतलब ये है कि यदि आपका हनन हो रहा है तो आप इसके अगेंस्ट में कहाँ जा सकते हैं, तो न्यायालय जा सकते हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य यदि ये देखता है कि राष्ट्रीय एकता अखंडता को प्रभावित कर रहा है तो ये आपके ऊपर युक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। हालांकि ये कारण उचित है या नहीं, इसका निर्णय अदालत करती है, न्यायालय करती है। इस तरह के व्यक्तिगत अधिकार एवं पूरे समाज के बीच में संतुलन कायम किया जाता है। यह संतुलन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामाजिक नियंत्रण के बीच में होता है। तो इस बात को भी आप समझें कि एक तरफ पूरा क्या है, राज्य है, और दूसरी तरफ क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतना भी ज़्यादा नहीं हो कि राज्य को सुचारू रूप से चलने नहीं दो, दूसरी तरफ राज्य के पास भी इतना अधिकार न आ जाए कि व्यक्तिगत रूप से जो नागरिकों को ही जीने में परेशानी आ जाए। राज्य वैसे कुछ नियम लेकर आना शुरू कर दे कि आपके अधिकारों को ही समाप्त करना शुरू कर दें। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का जो काम, वैसा अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार जो लिखित रूप से है, इसके बीच में बैलेंस बनाने का भी काम करता है। राज्य को अपने मनमानी से रोकता है और साथ ही साथ नागरिकों को भी अपने मनमानी करने से रोकता है। कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज़्यादातर अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ हैं। सरकार जब लोकतंत्र व्यवस्था बैठी हुई थी, जब लोकतांत्रिक व्यवस्था बनती है तो राज्य जो है वो सुप्रीम हो जाता है यहाँ पे। हालांकि सबसे ज़्यादा जो शक्ति है वो किसके पास है, संविधान में जनता के पास है। लेकिन राज्य लगातार ये प्रयास करेगी कि जनता के ऊपर कुछ न कुछ मनमानी ढंग से प्रतिबंध लगाए जाए। तो ऐसे खिलाफ में ये जो पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट है, ये राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ भी है। जैसे कोई कार्रवाई या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई, आप मान लेते हैं कोई सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है और उसके अगेंस्ट में आपने व्यक्तिगत रूप से कह दिया कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। अब यदि राज्य के पास फुल फ्रीडम है तो आपको क्या कर देगी, जेल में ले जाकर डाल देगी और आप उस अगेंस्ट में कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 19 में इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दिया गया है। जब अधिकार राज्य कार्यवाही के खिलाफ हो और किसी व्यक्ति द्वारा इसका उल्लंघन हो रहा हो तो वे संवैधानिक उपाय नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रतिकार भी है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप। मौलिक अधिकार की और क्या विशेषताएं हैं, तो इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषताओं वाले होते हैं, जैसे राज्य के प्राधिकार को सीमित करने से संबंधित। कुछ सकारात्मक होते हैं, जैसे व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान। तो सकारात्मक और नकारात्मक, राज्य के लिए मुख्य रूप से क्या है, ये नकारात्मक है, और व्यक्तिगत के लिए ये सकारात्मक है। ये न्यायोचित होते हैं, वे व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं जब भी इसका उल्लंघन हो। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की जाती है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, यह आवश्यक नहीं है कि वह केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जाया जाए। मतलब इसमें ऐसा प्रावधान है कि आप सीधा उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं यदि आपके अधिकारों का हनन हुआ है तो।
ये अस्थायी नहीं है, यही चीज़ आपको देखना है कि ये परमानेंट नहीं है। संसद इनमें कटौती या कमी कर सकता है, लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, न कि साधारण विधेयक के द्वारा। यह जब संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना किया जा रहा है। इसमें ध्यान ये रखना है कि मौलिक अधिकार जो है वो अस्थायी नहीं है, इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन कब? इसका अधिकार सिर्फ संसद के पास है, और वो भी संसद में विशेष जो है इसके लिए बहुमत चाहिए। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये संविधान के मौलिक ढांचा को प्रभावित नहीं कर रहा हो। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान आर्टिकल नंबर 20 और 21 में प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित भी किया जा सकता है। तो कुछ ऐसे केसेज भी हैं जहां पे इस मौलिक अधिकार को क्या है, निलंबित किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत सिर्फ आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर बाकी अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 19 में उल्लिखित 6 मूल अधिकार को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो रखी हो। इसका आपने कई बार हमारे देश में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1975 में भी देख सकते हैं, उस समय इसके झलक को देख सकते हैं। इसे सशस्त्र विद्रोह जैसे आंतरिक आपातकाल के आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता है। इसे डिटेल्स में हम लोग अलग अलग क्लॉज में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 31 क मतलब जिसको हम लोग संपत्ति आदि के अधिग्रहण पर कानूनी रक्षा द्वारा इसे कार्यान्वयन की सीमाएं हैं। अनुच्छेद 31 ख में और अनुच्छेद 31 ग में कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाले विधियों की बात की गई है। जैसे आप देखेंगे कि किस आधार पे इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, किस आधार पे इस पर सीमाएं ला दी जा सकती हैं, इनके बारे में भी जिक्र किया हुआ है। जैसे सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बल, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है, जो कि आर्टिकल नंबर 33 में दिया हुआ है। अब इस पैरा को समझिए। जैसे कुछ लोग सेना में काम कर रहे हैं और आपको पता है कि आर्टिकल नंबर क्या है, 19 जो है वो अभिव्यक्ति का अधिकार देता है, साथ ही साथ हमें हड़ताल करने का भी अधिकार देता है। ये सब ऐसी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, 24/7 की सर्विसेज हैं। अब कुछ एक ऐसा समय आ जाए जब सैनिक ही हड़ताल पे चले जाएं कि नहीं, हमारा डिमांड पूरा नहीं हो रहा है, सशस्त्र बल हड़ताल, तो फिर ऐसे केस में जो पूरा का पूरा विधि व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप पड़ जाएगा। इसीलिए शुरुआत में कहा गया है कि युक्त प्रतिबंध इसके ऊपर लगाया जा सकता है। यही कारण है कि ऐसी सर्विसेज जो मुख्य रूप से 24/7 और इमरजेंसी सर्विसेज हैं, उनमें से उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है ताकि ऐसा काम न कर सकें। और इसके लिए आर्टिकल नंबर 33 ऐसे चीज़ों का प्रावधान करता है। इसके अंतर्गत सशस्त्र सेना जो बल हैं, पुलिस हैं, गुप्तचर संस्थाएं हैं, इनके ऊपर ये सारे युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। ऐसे इलाकों में भी इनका कार्यान्वयन रोका जा सकता है जहां फौजी कानून प्रभावी हो। जैसे आप उदाहरण के रूप में एस्पा को ले सकते हैं, जहां पे एस्पा लगाया हुआ हो वहां पे ये आपके अधिकारों पे प्रतिबंधित किया जा सकता है। फौजी कानून का मतलब सैन्य शासन होता है, मिलिट्री शासन होता है, जो असमान परिस्थितियों में लगाया जाता है। इसके लिए आर्टिकल नंबर 34 को दिया गया है। यह राष्ट्रीय आपातकाल से भिन्न है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के अलावा भी कुछ ऐसे हिस्सों में जहां पे मैंने आपको उदाहरण दिया कि एस्पा जैसे सिचुएशन को लगाया जा सकता है, जहां फोर्स को फ्रीडम दिया जाता है कि आप लॉ एंड रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, कानून को बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से जो सैनिक बल हैं उनको फ्रीडम दिया जाता है। और अब इसलिए फ्रीडम तब दिया जाएगा जब आपके अधिकार को क्या किया जाए, कहीं ना कहीं रोका जाए। इनमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है। ऐसा कानून देश की एकता के लिए संसद द्वारा बनाया जाता है, न कि विधानमंडल द्वारा संपूर्ण देश में एकरूपता बनी रहे। इस बात को आप आर्टिकल नंबर 35, तो इस बात से स्पष्ट होता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो पहला तो ये नकारात्मक रूप से राज्य के विपक्ष में है, मतलब राज्य को मनमानी करने से रोकते हैं। दूसरा रूप से आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये न्यायोचित हैं, आप इसके अगेंस्ट में न्यायालय जा सकते हैं। तीसरा आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही असीमित नहीं है, इसके ऊपर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। सैनिक जब व्यवस्था लागू हो देश में राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, इसके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में ये मौलिक अधिकार की कुछ रूप से विशेषताएं रहीं। अब आइए चलते हैं हम इसके पृष्ठभूमि के ऊपर कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके वैश्विक परिवेश में कि विश्व में इसके लिए कैसे इसको लाया गया था। देखते हैं, मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में इसका विकास तब हुआ जब ब्रिटेन की जनता ने 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन को प्राचीन स्वतंत्रताओं की मान्यता प्रदान करने के लिए मैग्ना कार्टा, जिसको मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार संबंधित कुछ प्रथम लिखित दस्तावेज, मैग्ना कार्टा क्या है, तो मौलिक अधिकार से संबंधित प्रथम लिखित दस्तावेज है। इसके ऊपर जो राजा के द्वारा क्या किया गया, हस्ताक्षर किया गया था। और इस मैग्ना कार्टा के माध्यम से अपने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कब की बात है, ये 1215 ईस्वी की बात है। और कहाँ की है, तो ये यूके के द्वारा ही है।
चलिए इस बात को समझिए। दूसरा है, अब यहाँ से जब ये चीज़ें प्रारंभ हो गई मौलिक अधिकार, तो ये धीरे-धीरे करके पश्चिम के और भी देशों में ये बात आगे बढ़ने लगी। इसके पश्चात 1689 ईस्वी में अधिकारों का विधेयक, जिसको हम बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, एक अन्य दस्तावेज है जिसमें ब्रिटिश सम्राटों द्वारा समय-समय पर ब्रिटिश जनता के लिए अधिकारों का उल्लेख किया गया है। विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का संदेश सर्वप्रथम फ्रांस की देन है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का जो संदेश है सबसे पहले किसने दिया था? तो फ्रांस ने दिया था। 1789 ईस्वी में फ्रांस के संविधान में मानवीय अधिकार, दैट इज मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र द्वारा संवैधानिक मान्यता देने की शुरुआत की गई। तो 1789 का है जब फ्रांस के संविधान में मानवीय अधिकार से संबंधित कुछ जो रिटन घोषणा पत्र आना शुरू हो गया। अमेरिका के संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान 1791 ईस्वी में संविधान संशोधन के द्वारा बिल ऑफ राइट्स को जोड़कर लाया गया। आपको पता है कि जो यूएसए को स्वतंत्रता है वो 1776 में ही मिल गई थी, लेकिन बावजूद उसके यहाँ भी 1791 ईस्वी तक मौलिक अधिकार आ पाया। तो इस बात को ही, तो ये वैश्विक रूप से जिसकी शुरुआत पश्चिम में ब्रिटेन से होती है, 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा के द्वारा होता है, और इसको फाइनलाइज जो किया जाता है बड़े स्तर पर जब आता है तो बिल ऑफ राइट्स के रूप में यूएसए में आता है। और इसके बाद आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो रही होती है उसका जो सबसे खूबसूरत चैप्टर होता है वो मौलिक अधिकार ही होता है। आइए देखते हैं भारत के संबंध में क्या हुआ है। तो भारत औपनिवेशिक काल के दौरान लगातार ही अपने बातों को उठाता रहा, फंडामेंटल राइट्स को उठाता रहा। इसकी शुरुआत मुख्य रूप से यदि आप देखते हैं तो भारत में मौलिक अधिकारों की मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एक स्वराज विधेयक, स्वराज बिल के रूप में की गई थी, जो कि लिखित रूप से डिमांड किया गया था। इसके पश्चात आप देखेंगे तो सबसे पहले आप देखें कि यदि औपचारिक रूप से आप देखेंगे, चर्चाएं तो होती रहती थी, लेकिन औपचारिक रूप से औपनिवेशिक सरकार में सबसे पहले सन 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने मौलिक अधिकार का मांग किया था। फिर दूसरा समय आता है आपका 1925 का, जब 1925 मतलब असहयोग आंदोलन के बाद का समय, जब कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल तथा वर्ष 1900 कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, और 1928 का आपको नेहरू रिपोर्ट निश्चित रूप से याद ही होगा। तो 1928 मोतीलाल नेहरू की नेहरू कमेटी की रिपोर्ट में इसके लिए मांग की गई थी कि हमें फंडामेंटल राइट्स चाहिए। फिर आप देखेंगे आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 1932 और 1933 ये गोलमेज सम्मेलन का दौर था। इस समय भारतीय संवैधानिक सुधारों के संबंध संयुक्त समिति के समुख नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन का स्मरण पत्र, सप्रू कमेटी के समुख एम वेंकटरमैया मेमोरेंडम तथा स्वयं सप्रू कमेटी 1945 के द्वारा प्रस्तावों में विभिन्न मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो एक सीरीज चला, आप देखें संवैधानिक विकास के अंतर्गत हमने इस चैप्टर को कवर किया है जहां मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। तो भारत में भी स्वतंत्रता मिलने के पहले मौलिक अधिकार के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, और देश जब हमारा आज़ाद हुआ तो उसमें अधिकांशतः आप देखेंगे कि मौलिक अधिकारों के ऊपर बहुत ही विशेष रूप से चर्चा की गई। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे नेताओं ने ये संकेत दिए थे कि स्वतंत्र भारत में नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे। तो ये भारत की पृष्ठभूमि की हम बात कर रहे थे। अब आइए समझते हैं हम लोग कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया और 26 नवंबर 1950 को जब हमारे यहाँ संविधान, 26 जनवरी जब 1950 को हमारा संविधान जब बनकर लागू हो गया, तो उसके बाद इसके अंतर्गत मौलिक अधिकार को लेकर क्या प्रावधान दिए गए थे, आइए समझते हैं। तो हमारे संविधान जो कि भारत का संविधान है, इस संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद नंबर, तो कहाँ पे है इसका वर्णन, भाग 3 के अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक, 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में प्रावधान किया गया है। भाग 3 को भारत का, और यही कारण है कि भाग 3 को ही भारत का क्या कहा गया है, मैग्ना कार्टा कहा गया है। क्योंकि मैग्ना कार्टा शब्द कहाँ से आया था, तो 1215 ईस्वी में यूके में जब इस चीज़ को कहा गया था, और मैग्ना कार्टा जो कि एक लिखित दस्तावेज है जहाँ पे सबसे पहली बार मानवीय अधिकारों की मांग रखी गई है। यही कारण है कि संविधान के भाग 3 के आर्टिकल नंबर 1235 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो मूल भारतीय संविधान की यदि आप बात करेंगे, जो हमारा संविधान सबसे पहले लागू किया गया, तो उसमें 7 तरह के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। तो इसमें कौन कौन से हैं जरा देखें यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद आप देखें शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार है यहाँ पे, और संवैधानिक उपचार का आप अधिकार यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, 5-6। इसमें से एक और अधिकार हुआ करता था जिसको हम लोग संपत्ति का अधिकार कहते थे, किंतु वर्तमान समय में अब कितने रह गए हैं, 6 ही मौलिक अधिकार रह गए हैं। क्यों, तो मौलिक संविधान में मौलिक अधिकारों की एक श्रेणी संपत्ति के अधिकार का भी प्रावधान था, किंतु संविधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। उसका कारण ये था कि संपत्ति के अधिकार के कारण जब सरकार अपनी योजनाओं को शुरू कर रही थी तो वैसे रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, तो जमींदार जमीन देने को तैयार नहीं थे यहाँ पे, और ऐसे केस में जो देश का जो विकास है वो बाधित हो रहा था। और यही कारण है कि संविधान के द्वारा
इसके लिए प्रावधान किया गया और 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। और अब जिसके कारण अब 7 में से 1 अधिकार जाने के बाद अब हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी बची रह गई है, तो 6 बची रह गई है। तो ये हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स का क्या है, ये संवैधानिक प्रावधान है। आइए समझते हैं। अब पीवाईक्यू सेक्शन आपके लिए मैं यहाँ पे एक एडिशनल जोड़ा हूँ कि अभी तक हमने जो पढ़ाई किया है क्या वो लिंक करता है, इसके लिए पीवाईक्यू सेक्शंस हमने लिया हुआ है। आइए समझते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो कौन सा चीज है? देखिए, एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार या शक्तियों का पृथक्करण। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन फिर से देखें, कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है? तो सर्वोत्तम की सुरक्षा कौन करता है? तो शक्तियों का पृथक्करण जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ये जो मुख्य रूप से शक्तियों का पृथक्करण में आप देखेंगे इसके माध्यम से ही न्यायालय का गठन किया गया है। और न्यायालय जो है वो आपके विधायिका से और कार्यपालिका से क्या है, स्वतंत्र है, जिसके कारण हमारे स्वतंत्रता का रक्षा हो पाता है। अगला देखिए, 1931 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था? ये इतिहास से संबंधित आपका प्रश्न है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका कराची जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता हुई थी और यहाँ पे मौलिक अधिकार का क्या है, प्रस्ताव पारित किया गया था। और इसे कब पूछा गया? झारखंड अभी हाल फिलहाल में 2023 में ही पूछा गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था, मोती नेहरू रिपोर्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए गए थे और क्रिस्प मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था। क्वेश्चन क्या है, कौन सा एक सही है? सही पूछ रहा है, तो इसमें से स्पष्ट रूप से केवल नेहरू रिपोर्ट जो है, जो कि भारतीयों के द्वारा तैयार किया गया था और इसमें इस चीज़ की चर्चा की गई थी, हमें क्या है, मौलिक अधिकार चाहिए। तो स्पष्ट सही रूप से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे हैं? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की विशेष कठिनाइयों के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में जिसे आप संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? इस बात को ऑप्शन आप देख लीजिए, नेहरू, पीएम भगवती, जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन और बी आर अम्बेडकर। तो ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट आप देखेंगे कि 30 अप्रैल 1947 को, 30 अप्रैल 1947 को ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। एक बार फिर से देख लें इस स्टेटमेंट को कि एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे आप संविधान में अस्थायी बनाना चाहते हैं। तो याद रखिएगा, एमपीपीसीएस ने इसको पूछा है 2022 में, 30 अप्रैल 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें, किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ये भी काफी अच्छा स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को दिया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मतलब सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस स्टेटमेंट को दिया था। और ये कहाँ पे बोला गया था? तो ये संविधान सभा में जब इसके ऊपर बहस चल रहा था उसके दौरान इन्होंने इस बात को कहा था। मौलिक अधिकार क्या है? देखिए, छोटा सा प्रश्न है, ऑप्शन देखिए, वाद योग्य है, लचीला है, अवाद योग्य है या कठोर है। तो स्पष्ट रूप से हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा किया है कि मौलिक अधिकार जो क्या है, ये वाद योग्य है, मतलब इसके अगेंस्ट में आप सीधा ही न्यायालय पहुंच सकते हैं। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित होता है, यह प्रजातांत्रिक होता है, लोक कल्याणकारी होता है, व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो अभी हम लोगों ने इसके ऊपर निश्चित रूप से चर्चा किया है। इस चर्चा में हम लोगों ने देखा है कि इसके हिसाब से आपका कौन कौन सा उत्तर सही हो सकता है। तो ये संविधान में उल्लिखित होता है, बिल्कुल सही है, संविधान में इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद आप देखें कि प्रजातांत्रिक छोड़ दीजिए, लोक कल्याणकारी जो है, इस स्टेटमेंट को भी आप क्वेश्चन क्यों पूछा है तो इसको छोड़ सकते हैं। यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, बिल्कुल सही है, ये व्यक्ति के विकास के लिए जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला आप इसमें देख सकते हैं कि संविधान इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ये ऑप्शन आप देखेंगे, संविधान इसके विरुद्ध कानून नहीं बनाएगी। विरुद्ध कहने का मतलब इसको समाप्त करने का कोई उपाय नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा? ये बेसिक डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट में हो जाएगा। इसलिए आप इस ऑप्शन को भी ले सकते हैं। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी को देख लीजिए, 1, 4 और 5, ये आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकार के संबंध में स्टेटमेंट है, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित होते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित होते हैं या आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो सिर्फ इसके लिए आपका जो आंसर है आपातकालीन वाला हो जाएगा। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न व्यक्तियों पर विचार कीजिए। ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, राज्यकृत के विरुद्ध गारंटी है, संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों में बिल की भांति नहीं है। तो आपको इसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि राज्य के विरुद्ध है, ये सही है, भाग 3 में भी है और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित भी करता है। तो 1, 2, 3 जो है वो आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो 12 से 35, आर्टिकल नंबर 12 से 35 भाग
3। भाग 1 में क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल नंबर 1 से 4 स्टेट ड्यूटी है ना। भाग 2 में क्या दिया हुआ है, 5 से 11, ये हमारे लिए क्या बताता है, सिटीजनशिप के बारे में बताता है। भाग 3 जो है वो क्या है आपके लिए 1235, जो कि फंडामेंटल राइट है। भाग 4 आपके लिए क्या हो जाएगा, 36 से 51 हो जाएगा, जहाँ पे हम लोग DPSP को पढ़ते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सेशन में काफ़ी जानकारी मिली होगी, और यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो को और भी आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इसे लोगों तक शेयर भी करेंगे। तो आपको कैसा लगा ये पूरा का पूरा लेक्चर, कमेंट में आप इसका रिप्लाई भी करें। मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 19 में मिलेंगे, और यहाँ से हम लोग फंडामेंटल राइट्स को विस्तृत रूप से पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। तो तब तक के लिए अपने लेक्चर को यहीं पे रखता हूँ सीमित। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।